Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the new lecture series, that is the महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 का जो एक्ट है, आज हम उसका वन शॉट देखेंगे। तो जो पूरा जो प्रोविज़न है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑल द प्रोविज़न ऑफ द महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015, कौन कौन से एक्ट है, ईच एंड एवरी सेक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, सब सेक्शन पे देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। तो इनैक्टेड टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विस टू द सिटीजन इन अ ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट एंड द टाइम बाउंड मैनर, जो है यहाँ पे उसके लिए मतलब क्या है, इनैक्टेड टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सर्वेंट रहते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, उनका जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं टू द सिटीजन्स को, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन द ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो करप्शन वगैरह रहता है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बारे में जो है यहाँ पे ये एक्ट रेगुलेट करता है। ओके। सिर्फ करप्शन ही नहीं, जो टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट में क्या, अगर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट निकालने गए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट को कितना टाइम लगेगा, तो उसी टाइम लिमिट में आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट क्या होगा, मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे अगर वो काम नहीं कर रहे हैं वैसे, तो यहाँ पे जो रेगुलेट करने के लिए ये जो एक्ट है, महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट जो है 2015, जो यहाँ पे वर्क करता है। ओके। उसके बाद एम टू रेड्यूस रेड टेपिज्म जो है यहाँ पे। उसके बाद करप्शन, डिले इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो डिले होते हैं वो रेड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या है, जो एक्ट है उसका एम है। ओके। उसके बाद जो है रिकॉग्नाइजेशन, जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज दी टाइमली डिलीवर्ड ऑफ द पब्लिक सर्विस एज द राइट टू सिटीजन। जो टाइमली डिलीवर्ड जो मेंशन है वो उस टाइम में, विद इन द टाइम में उनको क्या करना है, वो पब्लिक सर्विस उनको क्या करना है, डिलीवर करना है। एंड जो डिलीवरी है वहाँ पे उसका जो सिटीज़न का यहाँ पे क्या है, वो राइट है कि उनको वो विद इन द टाइम, जो पीरियड यहाँ पे मेंशन्ड है उसी टाइम पे वो क्या, उनको सर्विस मिलना है, उनको वो उनका राइट है। ओके। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है यहाँ पे, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को एप्लीकेबल होता है। होल ऑफ स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक्ट है तो यहाँ पे स्टेट का एक्ट है, तो होल ऑफ द स्टेट के लिए यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। एंड कवर्स वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो है यहाँ पे वेरियस गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, कवर होते हैं। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे कवर होते हैं। ओके। उसके बाद देखेंगे हम, तो मीनिंग क्या है, मीनिंग में क्या आएगा, द एक्ट प्रोवाइड्स, जो एक्ट है यहाँ पे क्या मीनिंग है, इस एक्ट का क्यों बनाया गया है ये एक्ट। ओके। तो यहाँ पे जो मीनिंग है, प्रोवाइड्स द लीगल राइट्स टू सिटीजन, यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे टू लीगल राइट्स टू सिटीजन को, जो लीगल राइट है यहाँ पे लीगल राइट इन्फोर्स करना है, टू रिसीव नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, तो जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट हमने बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है मुझे, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है, तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपको 30 डेज़ में क्या है, आपको मिलने का जो टाइम पीरियड है, 30 डेज़ पहले आपको नोटिस देना है। आफ्टर 30 डेज़ जो स्क्रूटिनी है, जो भी है यहाँ पे सब होने के बाद, आफ्टर 30 डेज़ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये टाइम बाउंड है, यहाँ पे वो टाइम विद इन द टाइम फ्रेम से है, उसमें ही आपको क्या मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अंडर दी महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट जो है यहाँ पे रेगुलेट करेगा वो उसको। तो यहाँ पे सिटीजन्स का राइट है कि विद इन 30 डेज़ में उनको जो बर्थ सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे वो मिलना ही चाहिए। ओके। तो नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ओके। इट ऑब्लिगेट्स द डिजाइनेटेड गवर्नमेंट, जो डिजाइनेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है यहाँ पे टू डिलीवर द सर्विस प्रॉम्प्टली, जो सर्विस प्रॉम्प्टली जो डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पे जो है उनको, उनके ऊपर जो है यहाँ पे ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बनती है उनके ऊपर कि आप इसी टाइम फ्रेम में जो भी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, आपको क्या करना है, उसी टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, वो जो डिलीवर करना है जो सर्विस है। ओके।
इन केस डिले और डिनायल हुआ है, द सिटीजन कैन अपील एंड सीक द रिड्रेसल। अगर यहाँ पे डिले हुआ है एंड यहाँ पे अगर डिनायल भी हुआ है तो सिटीजन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिड्रेसल के पास जा सकते हैं एंड यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी प्रोविज़न दी गई है कि अगर आपने यहाँ पे विद इन द प्रोसीजर नहीं काम किया है तो आपके ऊपर जो है यहाँ पे ड्यूटी आपने फॉलो नहीं किया है, जो सिटीज़न है यहाँ पे वो सिटीज़न क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिले हुआ है और जो डिनाई किया है आपने, तो सिटीज़न एक तो अपील करेंगे, और यहाँ पे रिड्रेसल के पास चले जाएंगे, जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रहते हैं ना, रिड्रेसल उनके पास चले जाएंगे। यहाँ पे उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। ओके, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बात कर रहा है जो राइट टू पब्लिक सर्विस जो है यहाँ पे, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ लीगल एनफोर्सिबल राइट ऑफ सिटीजन, लीगल एनफोर्सिबल राइट ऑफ सिटीजन, अ सिटीजन टू ऑब्टेन सर्टन गवर्नमेंट सर्विसेज इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन लिमिट जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट टू पब्लिक सर्विस क्या है, यहाँ पे लीगल एनफोर्सिबल राइट है, लीगली एनफोर्सिबल राइट है यहाँ पे ऑफ द सिटीजन्स का, एंड टू ऑब्टेन सर्टन गवर्नमेंटल जो सर्विसेज है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में उनको क्या करना पड़ता है, वो फुलफिल करना पड़ता है। इसके बाद जो है डेफिनेशन जो है यहाँ पे, नोटिफाइड सर्विसेज मतलब क्या होता है। नोटिफाइड सर्विसेज मीन्स, जो नोटिफाइड सर्विसेज है यहाँ पे, specific services notified by the government that must be delivered within the fixed time। जो notified services है मतलब specific services जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया है कि आपको एग्जांपल जो है 30 डेज़ में आपको क्या करना है, ये फुलफ़िल करना है, 40 डेज़ में करना है, 45 डेज़ में करना है। तो ये जो टाइम पीरियड जो नोटिफिकेशन में दी गई है, तो नोटिफाइड जो है उसी टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नोटिफाइड सर्विसेज जो है यहाँ पे आपको फुलफ़िल करना है। उसके बाद डिज़ाइनेटेड ऑफिसर जो है यहाँ पे, कौन है डिज़ाइनेटेड ऑफिसर, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग दी सर्विसेज जो रहते हैं ना, उनको हम डिज़ाइनेटेड ऑफिसर बोलते हैं। ओके, तो हमने देखा था कि अगर यहाँ पे जो सर्विसेज है उसके लिए आपने डिनाई किया है और डिले किया है, तो वहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, हायर ऑफिसर टू होम द सिटीजन कैन अपील इफ़ द सर्विसेज डिनाइड और डिलेड हुआ है, तो वहाँ पे हम अपील करेंगे। ओके, हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे कि हमारा ये काम जो है यहाँ पे डिले किया गया है, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है। उसके बाद जो है रिविजनल अथॉरिटी जो है यहाँ पे, फाइनल अथॉरिटी हु रिव्यूज डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी एंड कैन इम्पोज द पेनल्टीज भी यहाँ पे इम्पोज कर सकती है। ओके, अब देखो जो महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 जो है यहाँ पे, उसका कोर कंसेप्ट क्या है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव एंड एम क्या है वो देखना पड़ेगा, फिर आपको कोर कंसेप्ट ऑफ द महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 होल समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले जो है यहाँ पे, टू एम्पावर सिटीजन बाय मेकिंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी लीगली बाइंडिंग एंड टाइम बाउंड जो है यहाँ पे, उनके ऊपर लीगली बाइंड करना है एंड टाइम बाउंड करना है, इसीलिए ये एक्ट यहाँ पे जो है बनाया गया है। यहाँ पे उनको क्या करना है, रेगुलेट करना है, जो टाइम बाउंड विद इन द टाइम बाउंड दिया है, आप उसी में रह के जो दायरे में रह के आप काम करिए, उसके आगे जाके नहीं काम करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रीज़न जो है यहाँ पे, कॉज ऑफ रीज़न यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर ओके, उसके बाद जो है टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग में। ओके, यहाँ पे अगर अकाउंटेबिलिटी एंड का जो ट्रांसपेरेंसी है रहेगा यहाँ पे, तो उसका जो रीज़न है यहाँ पे दिया गया है, टू मिनिमाइज द करप्शन एंड हरासमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर का यहाँ पे हरासमेंट नहीं होता है, यहाँ पे जो पब्लिक रहता है, जो सिटीजन्स रहता है गवर्नमेंट ऑफिसर से, यहाँ पे उनका हरासमेंट रहता है, आज आइए परसों आइए ऐसे बुलाते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है उस टाइम विद इन द टाइम बाउंड किया है, यहाँ पे अगर रिड्रेसल है, अपीलेट अथॉरिटी है, तो यहाँ पे ये जो दिक्कत है यहाँ पे कम आ सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि 100% ये जो सोल्यूशन है ये वर्क करता है, फिर भी यहाँ पे होता ही रहता है डिले। ओके, टू एनहांस एंड एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हमें क्या करना है, एनहांस करना है।
उसके बाद हम कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट में क्या है, इंस्पायर्ड द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है। यहाँ पे आप यहाँ पे सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो है यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक हुआ है। ओके, तो शिफ्ट फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल जो है यहाँ पे टू सिटीजन सर्विस डिलीवरी जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है यहाँ पे उससे शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, सिटीजन सर्विस जो है यहाँ पे डिलीवरी उसके ऊपर हो रहा है। उसके बाद देखेंगे emphasize the duty of government official to serve the public efficiently। यहाँ पे क्या मेन रोल क्या है यहाँ पे, जो गवर्नमेंटल है यहाँ पे ऑफिशियल्स जो है यहाँ पे वो प्रॉपरली सर्व कर रहे हैं कि जो उनके जो ड्यूटी है वो सर्व कर रहे हैं कि इसके लिए चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो है ये जो महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 है वर्क करता है। recognizes that delay in the basic services जो है violate the citizens right to good governance जो है यहाँ पे उसके लिए जो है बेसिक राइट्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। अगर वायलेट हुआ है आपने यहाँ पे क्या किया है, राइट टू जो पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 है यहाँ पे रिड्रेसल जो अथॉरिटी है ये भी आपने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ओके ओके, तो अब आया इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कोई तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा ना इस एक्ट की, जो यहाँ पे इतनी नीड पड़ी है तो यहाँ पे इस एक्ट कोई तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र फॉलोड अदर इंडियन स्टेट लाइक की मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 जैसे है मध्य प्रदेश में, वैसे जो महाराष्ट्र फॉलोड द अदर इंडियन स्टेट लाइक मध्य प्रदेश का जो एक्ट था इन रिकॉग्नाइज नीड फॉर द टाइमली पब्लिक सर्विसेज एंड ग्रोइंग सिटीजन डिससेटिस्फैक्शन विद द ब्यूरोक्रेटिक डिलेज लेड टू द डिमांड ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। पहले जो था यहाँ पे महाराष्ट्र फॉलो करता था जो मध्य प्रदेश का जैसे लोग जो है लोक सेवा गारंटी एक्ट जैसे है वैसे यहाँ पे फॉलो किया जाता था। लेकिन जैसे सिटीज़न की ग्रोथ होने लगी वैसे ही डिससेटिस्फैक्शन विद दी ब्यूरोक्रेटिक जो डिले है उससे डिससेटिस्फैक्शन क्या हुआ, बढ़ने लगा। उसके बाद जो है यहाँ पे डिमांड ऑफ लेजिस्लेटिव जो एक्ट है यहाँ पे एक्शन की जो डिमांड है यहाँ पे बढ़ रही थी। ओके, उसके बाद जो है द राइट टू सर्विस मूवमेंट गेन्ड पॉपुलैरिटी इन दी मेनी इंडियन स्टेट्स पुशिंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट को यहाँ पे लेजिस्लेटिव लॉज बनाने ही पड़े। उसके बाद जो है महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस दी राइट टू पब्लिक सर्विस ऑर्डिनेंस इन 2015 में है उन्हें क्या किया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ओके, उसके बाद जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जो था यहाँ पे 21 आपको डेट याद रखना है, 21 अगस्त 2015 में ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो अप्रूवल जो था यहाँ पे 19 अगस्त 19 अगस्त 2015, तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है। यहाँ पे 19 को यहाँ पे जो है अप्रूवल मिला था गवर्नर का एंड उसके बाद 2 दिनों के बाद ही यहाँ पे जो है पब्लिश किया गया था। ओके, उसके बाद जो है एक्ट वाज नोटिफाइड केम इनटू इफेक्ट इन 2015 ही 15 में ही यहाँ पे इफेक्ट में आया था विद कंटिन्यूस एडिशन न्यू सर्विसेज अंडर दिस इट्स स्कोप। ओके, तो अब हम जो मेन यहाँ पे जो प्रोविज़न है बेयर एक्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 क्या है एंड उसके जो प्रोविज़न क्या है, ईच एंड एवरी सब सेक्शन एंड पॉइंट भी हम यहाँ पे चार्ट वाइज देखेंगे। ओके, सबसे पहला जो है यहाँ पे महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 received the governor's approval on the 19th August 2015। जो 19 अगस्त 2015 था उसमें गवर्नर का उस टाइम पे गवर्नर का यहाँ पे अप्रूवल आया। उसके बाद वॉज पब्लिश्ड इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट गैजेट ऑन 21 यहाँ पे जो है अगस्त 2015 में यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो गैजेट है उसमें यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिश किया गया। ओके, इसके बाद जो व्हाट इज़ एक्ट अबाउट, क्या एक्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्ट का जो फिर से यहाँ पे एम दिया गया है, ये बेयर एक्ट के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी में दिया गया है। एंड व्हाट इज़ द एक्ट क्या कह रहा है, दिस लॉ was made to
इंश्योर ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर एंड ओपन रहना चाहिए टू द पब्लिक। ओके, जो भी है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, इफ़िशिएंट, क्विक एंड स्मूथ होना चाहिए, टाइमली, ऑन द टाइम, यहाँ पे जो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम में होना चाहिए। ओके, डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विस टू दी पीपल हु आर एलिजिबल इन द महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे एलिजिबल है, वो जो डिलीवर कर रहे हैं, जो मतलब सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है उनके ऊपर वो अप्लीकेबल होगा। ओके, उसके बाद इट also focuses on the making the government departments and the public offices more accountable and the responsible when the providing services to the citizens को जब वो प्रोवाइड करते हैं, जो citizens को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर जो है वो अकाउंटेबल रहते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके ऊपर। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, व्हाई वाज दिस एक्ट वाज मेड और लॉ वाज मेड, ये एक्ट बनाने की क्यों ज़रूरत क्यों थी यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले जो बोथ द हाउसेस ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर वेर नॉट इन द सेशन, तो यहाँ पे सेशन में नहीं थे, दे वेर नॉट मीटिंग एट द टाइम, यहाँ पे मीटिंग में एट द टाइम में नहीं मीट करते थे, एंड द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र फेल्ट दैट इट वॉज अर्जेंट टू ब्रिंग द लॉ टू, तो यहाँ पे मेक श्योर पीपल गेट पब्लिक सर्विसेज इन द ट्रांसफरेंस एंड टाइम बाउंड मैनर में, यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, तो टाइम बाउंड मैनर में उनको बाउंड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मेक द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर मोर अकाउंटेबल उन्हें बनाया, एंड सो द गवर्नर इशूड ऑर्डिनेंस, टेम्पररी लॉ यहाँ पे बनाया था 28 अप्रैल में, जो है यहाँ पे टेम्पररी ऑर्डर था 28 अप्रैल 2015 कॉल्ड महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस ऑर्डिनेंस 2015। महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस जो है यहाँ पे 5 ऑफ दी मतलब 5 2015 में जो है यहाँ पे 5th एक्ट था ये। लेटर जो है यहाँ पे इट वॉज डिसाइडेड दैट टेम्पररी लॉ शुड बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट लॉ, जो है टेम्पररी लॉ बनाया गया था 20, आपको ये डेट याद रखना है, टेम्पररी लॉ बनाया गया था, उसके बाद जो है यहाँ पे रिप्लेस किया गया परमानेंट लॉ से मेड बाय द लेजिस्लेचर से। ओके, उसके बाद जो है देयरफॉर in the 66th year of Republic of India 2015 this act मतलब this law was been officially passed हुआ पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से। ओके ओके, तो हम अब प्रोविडेंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 है। ओके, तो सेक्शन नंबर 1 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज एन महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2015, हम इसको ऑफिशियल नेम जो है यहाँ पे उसके बोलेंगे। ओके, सबसेक्शन 2 जो है एक्सटेंड दी होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, उसके बाद जो है इट शैल बी डीम टू केम इन टू फोर्स ऑन 25 अप्रैल में जो है यहाँ पे केम इन टू फोर्स हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इट शैल बी अप्लाई टू सच पब्लिक अथॉरिटी जो है यहाँ पे विच प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज एलिजिबल टू पर्सन एज प्रोविजन ऑफ एनी लॉज, रूल्स, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स एंड द रिजोल्यूशन और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट से वो क्या है यहाँ पे क्या है एलिजिबल है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का सेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे ए में क्या है, चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर की डेफिनेशन दी गई है। तो चीफ कमिश्नर कौन होते हैं एंड कमिश्नर कौन होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, दीज आर दी सीनियर ऑफिशियल ऑफिसर्स जो है यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। दीज आर द सीनियर ऑफिसर्स बाय अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू सुपरवाइज हाउ दिस एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड, कैसे एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, हाउ द एक्ट इज एन इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे जो सीनियर है वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। लाइक हेड ऑफिसर जो रहते हैं ना वो सुपरवाइज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपरली जो चल रहा है कि नहीं वो क्या करेंगे यहाँ पे सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे बी पॉइंट में क्या बोला है, कमीशन क्या होता है, द ऑफिशियल बॉडी कॉल्ड एज एन कमीशन, यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर राइट टू सर्विस ऐसे बोला जाता है, फॉर्म टू ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्ट का, जो महाराष्ट्र का एक्ट है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमीशन है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। सिमिलर टू वॉच डॉग जो रहता है ना, लाइक द वॉच डॉग जिसके ऊपर जो कंट्रोल रहता है वॉच डॉग रहता है, रेगुलेट करता है, वैसे ही रहता है उसका काम।
इसके बाद हम देखेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन रहता है यहाँ पे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स कौन, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो ऑफिसर इन चार्ज रहते हैं टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट स्टाफ इफ़ दे फेल टू फॉलो द लॉ। यहाँ पे अगर वो फेल हो गए टू फॉलो द लॉ तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पे एक्शन लेंगे। ओके, द सीनियर ऑफिसर हु कैन डिसिप्लिन अ स्टाफ मेंबर इफ़ दे डिले द सर्विसेज ऑफ, जो है यहाँ पे डिलीवरी में यहाँ पे डिले किया है। तो उसके बाद डी पॉइंट जो है यहाँ पे, डी फॉर डिपार्टमेंट, ऐसे याद रखेंगे। सी फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, एंड एनी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी जो है यहाँ पे उसको हम डिपार्टमेंट बोलेंगे यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। उसके बाद जो है हम देखेंगे ई पॉइंट में डिजाइनेटेड ऑफिसर कौन रहता है। डिजाइनेटेड ऑफिसर मीन्स ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग रिक्वायरिंग द सर्विस रिक्वायर्ड सर्विस पब्लिक, जो टू दी पब्लिक को जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम डिजाइनेटेड ऑफिसर बोलेंगे। मतलब जो ऑफिसर एट द आरटीओ हु इशूज़ दी योर ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे अगर इशू कर रहा है तो जो पर्सन जो है यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, डिजाइनेटेड ऑफिसर। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर जो है यहाँ पे सीनियर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 में जो है, ये जो पब्लिक सर्विस में नहीं है, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में बोला है। ओके, द हेड ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिवीजन उसको हम क्या बोलेंगे, डिविजनल कमिश्नर बोलेंगे। उसके बाद जो एलिजिबल पर्सन है उसकी डेफिनेशन क्या आएगी। जो एलिजिबल पर्सन है, तो एलिजिबल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। एलिजिबल जो पर्सन है यहाँ पे कौन होगा, अ पर्सन इंक्लूडिंग लीगल एंटिटीज लाइक द कंपनीज हु इज़ एलिजिबल टू सर्विस, यहाँ पे रिसीव जो है पब्लिक सर्विस जो है यहाँ पे एलिजिबल, मतलब अब सिटीजन अप्लाइंग फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर द कंपनी अप्लाइंग फॉर द ट्रेड लाइसेंस, वो एलिजिबल पर्सन होंगे। उसके बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, ऑफिसर हु हियर्स योर कंप्लेंट इफ़ अ सर्विस इज़ डिनाइड और डिले हुआ है बाय द डिजाइनेटेड ऑफिसर से, क्या हुआ है, डिले हुआ है एंड यहाँ पे डिनाई हुआ है, तो यहाँ पे आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे तो यहाँ पे वो अपीलेट अथॉरिटी होगा। एंड गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन होंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही यहाँ पे होगी क्योंकि ये स्टेट एक्ट है तो यहाँ पे महाराष्ट्र ही होगा। ओके, उसके बाद लोकल अथॉरिटी जो है इंक्लूड्स दी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, जिला परिषद एंड एनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन क्या है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स एनी रूल्स जो है यहाँ पे मेड अंडर दिस एक्ट, उसको हम प्रिस्क्राइब्ड बोलेंगे। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स व्हाट, इंक्लूड्स एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, कॉर्पोरेशन, इवन एनजीओ जो है यहाँ पे वो पब्लिक अथॉरिटी के डेफिनेशन में आ जाएंगे, रिसीविंग द गवर्नमेंट्स मनी। उसके बाद पब्लिक सर्विस जो है यहाँ पे लिस्टेड अंडर सेक्शन 3 बाय द पब्लिक अथॉरिटी, जो है यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 3 देखेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ द पब्लिक सर्विस ऑफिसर एंड टाइम लिमिट क्या दिया गया है वो आगे हम देखेंगे। एंड पॉइंट में बोला है राइट टू सर्विस क्या होता है, राइट ऑफ द पर्सन टू गेट द पब्लिक सर्विसेज विद इन दी फिक्स टाइम लिमिट, उसको हम राइट टू सर्विस बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी क्या है, ऑफिसर हु हियर्स योर केस इफ़ यू आर अनहैप्पी विथ फर्स्ट अपील, जो है यहाँ पे डिसीजन से अनहैप्पी है तो उसके बाद जो है आप सेकेंड अपील में जा सकते हैं। उसके बाद जो है तो स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट क्या होता है, लास्ट डेफिनेशन है यहाँ पे। स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट क्या होता है, ऑफिशियल टाइम लिमिट जो है विद इन विच द सर्विस मस्ट बी डिलीवर्ड। तो यहाँ पे इफ़ द बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट इशूड विद इन दी 7 days में ऐसे आपको बोला है, तो देन 7 days आर द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट फॉर दैट, जो है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए 7 days सफिशेंट है। ओके ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 3 नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जो नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑफिसर्स एंड टाइम लिमिट्स क्या होता है, तो सब यहाँ पे सबसेक्शन जो है 1, तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, पब्लिक अथॉरिटी मस्ट पब्लिश नोटिफाई दी लिस्ट ऑफ सर्विसेज दे प्रोवाइड, names of the responsible officer and the time limit for each services within the 3 months of the law starting and updating it regularly.
मतलब रेगुलरली जो अपडेट दिया है विद इन द 3 मंथ्स क्या होना है, यहाँ पे जो टाइम लिमिट है यहाँ पे वो उन्होंने मेंशन करना है। मतलब एवरी डिपार्टमेंट मस्ट क्लियरली डिक्लेयर व्हाट सर्विसेज विल बी दे प्रोवाइडेड एंड हु विल बी प्रोवाइड देम एंड दी हाउ मेनी डेज इट विल टेक। तो यहाँ पे उनको क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश करना है, नोटिफाई करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो मस्ट बी लिस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक इनकम सर्टिफिकेट इशू डोमेसाइल विद द नेम्स ऑफ ऑफिसर एंड द टाइम टू डिलीवर। अब यहाँ पे हमें डोमेसाइल निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल, अगर यहाँ पे आपको डोमेसाइल निकालना है तो किसी ने एप्लीकेशन दिया है तो आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना दिन कितने मंथ दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल अगर डोमेसाइल निकालना है तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 14 डेज है। तो 14 डेज में आपको डोमेसाइल यहाँ पे इशू करना है। अगर नहीं यहाँ पे डिनाई किया और डिले किया तो रिड्रेसल में वो अपील कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो है सेकेंड सबसेक्शन क्या बात कर रहा है, तो जो लिस्ट ऑफ सर्विसेज टाइम सर्विसेज का लिस्ट जो है, मतलब ये ऑफिसर जो है डोमिसाइल निकालने के लिए, ये जो ऑफिसर है बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, तो यहाँ पे ऐसे जो लिस्ट है यहाँ पे मेंशन करना है एंड टाइम लिमिट एंड ऑफिसर्स नेम एक्सेट्रा यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद देखेंगे हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो उस पर ही यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है एंड नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट इफ़ अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड पे उनको क्या करना है, क्लियरली स्टेट करना है। अ पर्सन विजिटिंग द म्यूनसिपल ऑफिस कैन सी द बोर्ड शोइंग द सर्विसेज लाइक बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एंड द ऑफिशियल टाइमलाइन जो है यहाँ पे वो भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद है सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 क्या बात कर रहा है, राइट टू, सेक्शन नंबर 4 क्या बात कर रहा है, राइट टू गेट पब्लिक सर्विस इन टाइमलाइन। जो राइट टू गेट पब्लिक सर्विस इन द उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो है प्रोविजन क्या दी गई है, एवरी एलिजिबल पर्सन, मतलब राइट टू गेट पब्लिक सर्विसेज ये एक राइट है। तो एवरी एलिजिबल पर्सन हैज़ द राइट टू गेट द पब्लिक सर्विस इन द महाराष्ट्र विद इन द टाइम लिमिट सब्जेक्ट टू लीगल टेक्निकल एंड द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है यहाँ पे उसको सब्जेक्ट रखते हुए आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो सर्विस है यहाँ पे प्रोवाइड करना है। मतलब क्या बोला है, इफ़ ऑल रिक्वायरमेंट आर मेट यहाँ पे हो गए हैं, द पर्सन हैज़ राइट टू लीगल राइट टू रिसीव द सर्विसेज। यहाँ पे उस पर्सन का क्या है, लीगल राइट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल citizen who applies for the caste certificate and submits all the documents is entitled to get within the specified time। then उनको क्या करना है, यहाँ पे उसका राइट है, उस सिटीजन का क्या है, राइट है, विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में उसको वो जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, द डिजाइनेटेड ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड। जो डिजाइनेटेड ऑफिसर की हमने डेफिनेशन देखी थी, तो डिजाइनेटेड ऑफिसर क्या करेगा, आप यहाँ पे मस्ट प्रोवाइड दैट सर्विसेज विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, जो टाइम लिमिट है उसमें उनको प्रोवाइड करना है। ओके, विद इन द टाइम लिमिट प्रोवाइड करना पड़ता है एज सुन एज पॉसिबल। इफ़ देयर इज एन इलेक्शन हो और डिजास्टर हो, द टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड। हो सकता है अगर कोई यहाँ पे डिजास्टर होगा और जो ऐसे सिचुएशन है कि जो ऑफिसर है उसके हैंड में नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, उस केस में क्या होगा, जो है यहाँ पे एक्सटेंड टाइम होगा। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 5 जो है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर दी सर्विसेज। अब जो सर्विसेज है कैसे अप्लाई करना है उसकी प्रोसीजर बता दी गई है यहाँ पे एंड ऑफिसर्स ड्यूटी क्या है, उस जो कंडीशन है सर्विस है उसके ऊपर जो ऑफिसर की ड्यूटी क्या है वो बताया गया है। ओके ओके, तो सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, द एलिजिबल पर्सन जो है यहाँ पे एलिजिबल पर्सन मस्ट अप्लाई टू द डिजाइनेटेड ऑफिसर को क्या करेगा, यहाँ पे जो एलिजिबल पर्सन है यहाँ पे डिजाइनेटेड ऑफिसर को क्या करेगा, सबसे पहले तो अप्लाई करेगा, मतलब अप्लीकेशन देगा। द अप्लीकेशन मस्ट बी एक्नॉलेज्ड इन द राइटिंग में होना चाहिए। सबसे पहले किसको देना है, हमको डिजाइनेटेड ऑफिसर को देना है, डिजाइनेटेड ऑफिसर को देना है। कैसे देना है, राइटिंग में देना है। कौन देगा, एलिजिबल पर्सन देगा। एक्नॉलेज इन द राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली आप टाइप करके दे सकते हैं और राइटिंग में दे सकते हैं with the details like the application number, date, receipt and the time for the services delivered। तो the time limit starts from the date which application जो है यहाँ पे when the complete application is received। जब जो ऑफिसर है designated ऑफिसर जो है यहाँ पे, तो designated ऑफिसर को जब वो जो एप्लीकेशन है जब रिसीव होता है उससे टाइम लिमिट जो है स्टार्ट होता है। ओके,
ओके। तो इसका सिंपल जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। वंस अ पर्सन सबमिट्स अ फुल एंड करेक्ट एप्लीकेशन, वंस अ पर्सन सबमिट किया फुल एंड जो फाइनल एप्लीकेशन उसने सबमिट किया, द ऑफिस मस्ट गिव अ रिसिप्ट एंड टेल देम व्हेन दे सर्विस विल बी गिवन, कब उसका सर्विस मतलब कब सर्टिफिकेट इशू करेगा वो ऑफिसर जो है यहाँ पे बताएगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू अप्लाई फॉर अ मैरिज सर्टिफिकेट, से आप अप्लाई किए हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, देन विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स आप जो फुलफिल, जो भी कंडीशंस हैं वो आपने फुलफिल किया है, विद द ऑफिसर यू गिव यू अ रिसिप्ट विद द डेट, जो आपको एक ऐसे पर्ची दी जाएगी कि इस डेट पे आप आइए, इस रिसिप्ट के साथ आप आ जाइए। तो रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, इन्फॉर्म यू दैट यू विल गेट दी सर्टिफिकेट इन टू दी 10 डेज़ में आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ऐसे आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, द डिजाइनेटेड ऑफिसर मस्ट आइदर गिव द सर्विसेज और रिजेक्ट द एप्लीकेशन विद द रीजंस। एक तो यहाँ पे जो डिजाइनेटेड ऑफिसर है, अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे निकालने के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है, एक तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो रिजेक्ट कर सकता है, एक तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे वो सर्टिफिकेट दे सकता है। दे मस्ट ऑल्सो टेल द पर्सन हाउ एंड वेयर द अपील, इंक्लूड द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो है ऑफिसर कान जस्ट इग्नोर एंड वर्बली रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, यहाँ पे इग्नोर कर नहीं सकता एंड वर्बली यहाँ पे रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि दे मस्ट राइट द रीजंस, यहाँ पे उनको रिजेक्शन का जो प्रॉपर रीज़न है यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। ओके। और गवर्नमेंट ऑफिसर की ड्यूटी है कि सिटीजन्स के जो राइट है यहाँ पे वो फुलफिल करें एंड जो प्रोटेक्ट करने का उनका जो यहाँ पे ड्यूटी है। ओके। इफ़ योर एप्लीकेशन फॉर अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ रिजेक्टेड, द ऑफिसर मस्ट गिव द रिटर्न रीज़न, यहाँ पे वो आपको देंगे, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द नेम ऑफ द अपील ऑफिसर यू फॉर कैन कॉन्टैक्ट, आप आगे जाके कर सकते हैं, जो अपील कर सकते हो। ओके। ओके, देन नेक्स्ट सेक्शन जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 है। सेक्शन नंबर 6 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, मॉनिटरिंग जो है, यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 क्या है, every person applying for the public, every person applying for the public service must be given unique application number to track the status online system exist होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने कोई भी यहाँ पे मतलब हम पोस्ट का एग्ज़ाम लेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम, अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर यहाँ पे आपने किया है, उसके बाद आपको क्या, यू विल गेट दी नंबर ऑफ दी नंबर लाइक दी BMC 2025 061 2001, ऐसे कोई तो नंबर मिलेगा आपको, विच यू गिव दी, यू कैन उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोसीजर है कब तक मतलब किस पोजीशन पे आई है, एंड आपको कब तक वो मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में, द डिपार्टमेंट मस्ट अपडेट द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रेगुलरली वेयर सच सिस्टम एग्जिस्ट। अगर आप यहाँ पे हमने आप भी देखा कि सबसेक्शन 1 में क्या है, यूनिक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिया जाएगा, उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रैक कर सकते कि आपकी जो अपडेट है कहाँ तक आई है, वो अपडेट चेक कर सकते हो। ओके, कब आपको मिल जाएगी, कब तक है, वो हम देख सकते हैं ऑनलाइन, जैसे हम शॉपिंग करते हैं ना वैसे टाइप में। तो यहाँ पे जो है सेकेंड सबसेक्शन में क्या बात कर रहा है यहाँ पे, द डिपार्टमेंट मस्ट अपडेट, अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट अपडेट ही नहीं कर रहा है, जो ऑनलाइन स्टेटस से अपडेट नहीं करेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, डिपार्टमेंट के ऊपर ड्यूटी है कि आप अपडेट करो, जो भी आप जो मतलब जिस वर्क जो चल रहा है आपका, क्या पोजीशन पे वर्क आया है, जो आगे चल रहा है ना, वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे क्या करना है, अपडेट करना है, और जो सिस्टम है उसमें। ओके। द सिस्टम शुड बी शो अंडर द रिव्यू अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड, तो आपको जो रिव्यू अगर रिव्यू है, ऑब्जेक्टिव है, अगर आप पार्टीज को बुला रहे हो, तो जो पोजीशन है आपको वो अपडेट करना है। ओके। जैसे कि ई कोर्ट सर्विसेज पे जो ऐप है उसमें पता चलता है कि जो केस का स्टेज कब मतलब क्या कुछ किस पोजीशन पे है। ओके। आर्ग्यूमेंट पे है, क्या हियरिंग पे है, वो पता चलता है, वैसे ही उसको आपको ऑनलाइन ऐसे पता चलता है। उसके बाद सेक्शन 7 क्या बात कर रहा है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप क्या कर सकते हैं, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट क्या है,
The government will promote the use of computers and online systems by department to deliver the services faster on the time. तो यहाँ पे सिंपल क्या बोला है यहाँ पे, इशूइंग द लाइसेंस certificate approvals through the apps, websites और online forms instead of physical going to the officer. तो यहाँ पे जो है द गवर्नमेंट विल प्रमोट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड ऑनलाइन बेसिस, यहाँ पे आप मैक्सिमम यूज़ करिए। जैसे कि फिजिकल मतलब जो ज़्यादा टाइम है यहाँ पे आपका टाइम भी है और गवर्नमेंट का टाइम भी यहाँ पे बच सकता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 8 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में सेक्शन नंबर 8 बात कर रहा है। तो सेक्शन नंबर 8 क्या है यहाँ पे, ईच डिपार्टमेंट मस्ट अपॉइंट द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हु इज़ द सीनियर डिजाइनेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे सिंपल बोला है कि ईच डिपार्टमेंट जो है, मतलब ईच डिपार्टमेंट ऐसे 2 डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट क्या करेगा, यहाँ पे ईच डिपार्टमेंट अपॉइंट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, क्या करेंगे, ईच डिपार्टमेंट अपॉइंट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे हु इज़ सीनियर टू द डिजाइनेटेड ऑफिसर, मतलब डिजाइनेटेड ऑफिसर जो है यहाँ पे उससे सीनियर होगा। क्योंकि अगर डिजाइनेटेड ऑफिसर से जो डिसीजन आया है और कोई रिजेक्ट किया है और अप्रूव किया है, अगर उनको जो है यहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के लिए अथॉरिटी में क्या करेंगे, अपील करेंगे। ओके, उसके बाद देयर ऑफिसर विल हियर द अपील्स इफ़ द सिटीजन जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट इज़ डिलेड और डिनाइड हुआ है और रिजेक्ट हुआ है, तो या इस बेसिस पे वो क्या करेंगे, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उनमें क्या करेंगे, जो सीनियर है ना डिजाइनेटेड ऑफिसर से, तो यहाँ पे अपील करेंगे। सब सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ईच डिपार्टमेंट मस्ट ऑल्सो अपॉइंट अ सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, उससे भी सीनियर होगा। हायरार्की कैसे आएगी यहाँ पे, सबसे नीचे जो है यहाँ पे डिजाइनेटेड ऑफिसर आएंगे। ओके, उससे उसके बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आएंगी, उसके बाद जो है सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी आएगी। ओके, उसके बाद है यहाँ पे जो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी आएगी जो कि सीनियर होगा, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उससे भी सीनियर होगा। एंड जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से जो सिटीजन है वो क्या है, यहाँ पे उस डिसीजन से क्या है अग्रीड है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी में अपील करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन नंबर 9 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, तो सिंपल सेक्शन नंबर 9 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अपील प्रोसेस फॉर द पब्लिक सर्विसेज के लिए अपील प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है, इफ द पर्सन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और सर्विसेज इज नॉट गिवन इन द टाइम, द अपीलेट अथॉरिटी जो अपील दे कैन अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी विद इन दी 30 डेज। ओके, तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, अप्लाई टू फॉर द सर्विसेज, आप जो अप्लाई किस सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे, पर्सन जो एलिजिबल पर्सन है वो अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे रिप्लाई ही नहीं आया है और रिजेक्ट हुआ है और डिनाई किया है, तो यहाँ पे आप विद इन दी 30 डेज, जो जब तक रिजेक्शन आया है और जब तक आपका जो डिनाई किया गया है, तो उससे आप क्या करेंगे, विद इन 30 डेज में क्या करेंगे, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में अपील करेंगे। ओके, उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है देखते हैं। ओके, सबसेक्शन 2 से पहले जो है यहाँ पे इसी केस में एक्सेप्शन दी गई है कि एक्सेप्शन जो है यहाँ पे, इन एक्सेप्शनल केसेस द अपील कैन बी, इन एक्सेप्शनल केसेस द अपील कैन बी 90 डेज तक हो सकता है। इफ डिलेस जस्टिफाइड हुआ तो कॉज ऑफ रीज़न जो होगा यहाँ पे एक्सप्लेनिंग द रीज़न 90 डेज तक यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, द फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है मस्ट आइदर ऑर्डर द ऑफिसर टू गिव दी रिसीव एंड विद इन दी स्पेसिफिक टाइम में दिया जाएगा, रिजेक्ट दी अपील विद रिटर्न रीजंस विद इन दी 30 डेज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है तो उनको क्या करना है, मस्ट आइदर ऑर्डर, यहाँ पे उनको क्या करना है, आइदर ऑर्डर करना है ऑफिसर टू गिव दी सर्विसेज विद इन दी स्पेसिफिक टाइम में, एंड रिजेक्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है, रिजेक्शन देना है अपील विद इन दी 30 डेज विद रीजंस के साथ आपको रिजेक्ट करना है। उसके बाद बोथ द एप्लीकेंट एंड ऑफिसर मस्ट गिव द चांस टू सीक दी बीइंग हर्ड, ऑडियल टर्म पार्टन जो है हमारा, उसका जो है यहाँ पे रूल फॉलो करना पड़ेगा नेचुरल प्रिंसिपल का। उसके बाद सबसेक्शन 3 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट अपील, से भी वो जो सिटीजन है यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, अपीलेट अथॉरिटी का वो डिसीजन है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी में जाएगा। और इफ़ नो रिप्लाई इज़ रिसीव्ड विद इन दी 45 डेज में कोई भी रिप्लाई नहीं आया है यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ यू
यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपील इन द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी विद इन दी 30 days इवन हियर। अपील में अपीलेट अथॉरिटी अप टू 90 days में वैलिड रीज़न के साथ हो सकता है। 30 days तो नॉर्मल है, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है, 90 days तक यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 4 जो है यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, Second appellate authority must either order the officer to provide the services in the given time, और फिर से यहाँ पे 45 days में रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पे both the parties must यहाँ पे फेयर हियरिंग मिल जाएगा। और जो फाइनल है यहाँ पे डिसीजन क्या होगा, जो फाइनल होगा। फिफ्थ सबसेक्शन में बोथ द अपीलेट अथॉरिटी सिविल कोर्ट लाइक द पावर्स सच एज द रिक्वायरिंग द डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग द समन्स, अदर लीगल प्रोसीजर। यहाँ पे जो है सब ये सिविल प्रोसीजर में जैसे प्रोसीजर रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे प्रोसीजर मेंशन की गई है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 10। ओके, तो सेक्शन नंबर 10 क्या बात कर रहा है, पेनाल्टीज। जो पेनाल्टीज रहते हैं उसके बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज जो सबसेक्शन 1A जो है यहाँ पे, इफ़ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बिलीव्स दैट designated officer did not provide the services without a good reason, then the penalty of at least 5,000 rupees, sorry, at least 500 rupees up to 5,000 rupees का फाइन यहाँ पे लग सकता है, और एज रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट कैन बी इम्पोज्ड। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1A जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को ऐसे लगे कि जो डिजाइनेटेड ऑफिसर जो है यहाँ पे उसने क्या किया है, ठीक से जो सर्विस है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की है, विदाउट यहाँ पे उसने रीज़न भी नहीं दिया है, तो उसको जो है 500 to 5,000 तक का जो फ़ाइन है, एंड जो गवर्नमेंट अगर उसमें अपडेट किया तो उस तक का फ़ाइन यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद है सब यहाँ पे बी पॉइंट क्लॉज जो है यहाँ पे, उसमें क्या बात हो रही है, सेकेंड अपीलेट। अब सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी होगा, if the second appellate authority finds that the officer is guilty, delayed or denied without a good reason, it can confirm easier penalty or change it, increase or decrease, but must write down the reason. The designated officer must be fair hearing before any fine is imposed. तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी भी यहाँ पे क्या करेगा, अगर डिजाइनेटेड ऑफिसर और एनी ऑफिसर यहाँ पे गुड सर्विसेज और प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे विदाउट रीज़न यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे उनको रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। डिजाइनेटेड ऑफिसर मस्ट गिव दी फेयर, यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम का यहाँ पे नेचुरल जस्टिस जो है यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। उनको जो है हियरिंग का जो अपॉर्चुनिटी है, बीइंग हर्ड उसका जो अपॉर्चुनिटी है उनको दिया जाएगा बिफोर इम्पोजिंग दी फाइन। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, इफ़ द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर फाइंड्स द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, चीफ कमिश्नर जो है और जो कमिश्नर है उनको ऐसे लगा कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है ना, हैज़ रिपीटेडली डिले कर रही है एंड डिसीजन को डिले कर रही है, एंड ट्राइड एंड प्रोटेक्टेड द गिल्टी ऑफिसर है यहाँ पे, तो इस केस में विदाउट गुड रीज़न, देन इस केस भी सेम ऑफेंस है यहाँ पे 500 रुपीज़ टू 5,000 रुपीज़ का फाइन लग सकता है। यहाँ पे ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ना, सब तरफ फॉलो किया जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 11 देखेंगे। ओके, तो सेक्शन नंबर 11 जो है प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पेनाल्टी जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है। तो प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ पेनाल्टी जो है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, तो कम्युनिकेशन ऑफ द पेनाल्टी जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। ओके, मतलब व्हेन द पेनाल्टी इज इम्पोज्ड, द अपीलेट अथॉरिटी मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों, और द कमिश्नर जो है कमीशन जो था, मस्ट इन्फॉर्म इन दी राइटिंग में इन्फॉर्म करना कंसर्न ऑफिसर, डिजाइनेटेड ऑफिसर और द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड देयर पब्लिक अथॉरिटी डिपार्टमेंट को उनको क्या करना है यहाँ पे इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी सेंड्स द लेटर टू तलाटी एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अबाउट दी 2,000 रुपीज़ पेनाल्टी फॉर डिले इशूइंग दी सर्टिफिकेट। उनको क्या करना है यहाँ पे इन्फॉर्म करना है उनको। जो टाइम टू पे है यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया है, टाइम लिमिट कितना है यहाँ पे, द ऑफिसर फाइंड मस्ट पे द पेनाल्टी विद इन दी 30 days में आपको पेनाल्टी पे करना है। इफ़ नॉट पेड 30 days में आपने नहीं पे किया है, द कंपेटेंट अथॉरिटी कंट्रोलिंग और डिसिप्लिनरी ऑफिसर विल डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी। तो यहाँ आपके सैलरी में से क्या होगा, डिडक्ट किया जाएगा ऑफ दैट ऑफिसर। ओके, उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन
सेक्शन नंबर जो है यहाँ पे 12 है। तो सिंपल यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपीटेड फेल्यूर्स। अगर आ रहे हैं, आप वर्क नहीं कर रहे तो रिपीटेडली वर्क जो है यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो फेल्यूर जो इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है हमको। तो सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, इफ़ द डिजाइनेटेड ऑफिसर जो है यहाँ पे रिपीटेडली फेस delay in providing the public service or disobeys the orders from appellate authority, the competent authority will issue शो कॉज नोटिस विद इन दी 15 डेज। उनको क्या करना पड़ता है, आप विद इन 15 डेज में आप क्या करिए, यहाँ पे मुझे शो कॉज दीजिए कि आप क्यों डिले कर रहे हैं और क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे कॉज दीजिए, रीज़न मेंशन कीजिए विद इन दी 15 डेज। एंड आस्किंग डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी टेकन। तो यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे उसके बाद आप लेंगे, उसके बाद जो है उसके पहले नहीं ले सकते जो डिसिप्लिनरी एक्शन है। इफ़ द एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री और नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम, द डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन एज पर द गवर्नमेंट। यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन आपने नहीं दिया आंसर और नहीं यहाँ पे टाइम लिमिट में नहीं दिया है और दे ही नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पे इम्पोज होगा। ओके ओके तो इसके बाद जो सबसेक्शन 2 है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द डिजाइनेटेड ऑफिसर हैज़ 15 डेज टू रिप्लाई। यहाँ पे उसको 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है रिप्लाई करने के लिए। इफ़ नो रिप्लाई और अनसेटिस्फैक्ट्री अगर एक्सप्लेनेशन हुआ है, तो डिपार्टमेंट विल बिगिन इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट करेगी एंड टू कंडक्ट द डिसिप्लिन जो है यहाँ पे रूल्स यहाँ पे एंड इसके ऊपर इम्प्लाई करेंगी। इफ़ द डिले वॉज एक्चुअली ड्यू है एंड अनदर ऑफिसर, द नोटिस कैन बी विड्रॉन। यहाँ पे नोटिस विड्रॉ किया जाएगा। ओके तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से समझ आएगा। द तहसीलदार रिप्लाइज, यहाँ पे तहसीलदार ने क्या किया, रिप्लाई बट द एक्सक्यूज इज वीक। यहाँ पे उसने रिप्लाई किया है लेकिन गुड रीज़न नहीं है, सो द इंक्वायरी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि रीज़न क्या है बिहाइंड दैट, जो डिले किया है उसने, उसके रीज़न क्या है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इफ़ द डिले वॉज ड्यू टू द क्लर्क मिस्टेक की वजह से हुआ है, नॉट द तहसीलदार, क्लर्क की वजह से हुआ है, जो उसने पावर्स जो उसको दिए हैं, मतलब जो काम उसको दिए हैं उसकी वजह से हुआ है, क्लर्क की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे तहसीलदार की वजह से नहीं है, तो जो नोटिस है यहाँ पे तहसीलदार के जो नोटिस निकाली गई है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड सबसेक्शन में क्या बात किया है, before holding any officer responsibility, the competent authority must follow the natural justice principle। मतलब जो है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, no one can be judged in his own case। जो ऑडी ऑल्टरम पार्टम एंड नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल है, गिविंग यहाँ पे हर जो है यहाँ पे चांस देना चाहिए दोनों पार्टीज का। जो है यहाँ पे मतलब जो कोई उनका जो कहना चाहते हैं वो दोनों पार्टी जो है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे हर्ट करना पड़ेगा, अपना आपको सुनना पड़ेगा। जो है आपके ड्यूटी है। ओके ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। ओके उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 13 देखेंगे, उसके बाद सेक्शन नंबर 14 देखेंगे। तो सेक्शन 13 क्या बात कर रहा है, महाराष्ट्र स्टेट राइट टू सर्विस कमीशन। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में, द स्टेट गवर्नमेंट शैल establish commission called महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर द राइट टू सर्विस बाय द ऑफिशियल गैजेट। से वो क्या करेंगे यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक लोकायुक्त कमीशन जो रहते हैं ना, करप्शन जो भी है यहाँ पे उसके लिए। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें ही पॉइंट है, वन मोर पॉइंट। तो यहाँ पे until the commission is formally created, the divisional commissioner or the any government officer can give its power temporarily। जब तक वो अपॉइंट मतलब इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक पावर किसको दिए जाएंगे, डिविजनल कमिश्नर और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर जो है यहाँ पे पावर्स दिए जाएंगे। सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पे, द कमीशन विल इंक्लूड चीफ कमिश्नर फॉर मुंबई सिटी जो है सब अर्बन जो है उसमें चीफ कमिश्नर होंगे एंड वन कमिश्नर एंड एज पर द रेवेन्यू ऑफिसर जो है एक्सक्लूडिंग दी मुंबई को छोड़ के बाकी के जो है यहाँ पे वन कमिश्नर और रेवेन्यू डिवीजन होगा। ओके उसके बाद देखेंगे हम जो थर्ड सबसेक्शन क्या बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम। मतलब कौन होगा यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर होगा यहाँ पे, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड होंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, देयर इज़ नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द अपोजिशन,
देन द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इज कंसिडर होंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है, द चीफ कमिश्नर विल लीड दी मैनेज ऑल द अफेयर्स, जो है यहाँ पे वो मैनेज करेंगे यहाँ पे। ही विल असिस्टेड बाय द अदर कमिश्नर, से असिस्ट करेंगे। इफ़ द चीफ कमिश्नर एंड द कमिश्नर मस्ट इमिनेंट पावर्स विद द वाइड एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज, दे मस्ट नॉट बी एमपी नहीं होने चाहिए, एमएलएज नहीं होने चाहिए इन द पॉलिटिकल पार्टीज, और डूइंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन नहीं होने चाहिए। ओके, उसके बाद जो हेड ऑफिस कौन सा होगा, मुंबई होगा। एंड कमिश्नर ऑफिसर जो है एट एवरी रेवेन्यू डिवीजन में कमिश्नर ऑफिसर यहाँ पे होगा। ओके ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 14, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज क्या है। तो सबसे पहले जो है सबसेक्शन 1, चीफ कमिश्नर जो है एंड कमिश्नर का टर्म कितना है, 5 ईयर्स, और अनटिल 65 ईयर्स, जब तक वो कंप्लीट नहीं करते तब तक जो है यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। विचेवर इज एन अर्लियर जो है नो री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड में क्या बोला है, बिफोर स्टार्टिंग द ऑफिस दे मस्ट टेक ओथ, यहाँ पे उनको लेना होता है ओथ एंड अफर्मेशन। जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं उससे पहले उनको ओथ एंड अफर्मेशन लेता है बिफोर द गवर्नर के सामने, और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जो पर्सन गवर्नर अपॉइंट करते हैं उनके सामने, और जो गवर्नर है उनके सामने उनको ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ता है बिफोर द एंटरिंग इनटू द ऑफिस। उसके बाद जो दे कैन रिज़ाइन एट दी एनी टाइम वो रिज़ाइन कर सकते हैं बाय सेंडिंग द, यहाँ पे सेंडिंग अ साइंड लेटर टू द गवर्नर को वो साइन करेंगे। सैलरी जो है यहाँ पे सैलरी एंड सर्विसेज जो है यहाँ पे सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन जो है, चीफ कमिश्नर जो है यहाँ पे सैलरी ऑफ द स्टेट चीफ इन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनके यहाँ पे ऊपर डिपेंड होता है। एंड कमिश्नर जो है सैलरी ऑफ चीफ सेक्रेटरी एंड दी ऑफ द स्टेट यहाँ पे उनके ऊपर होता है। नो पेंशन और दी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनको नहीं मिलता है यहाँ पे। प्रोविज़ो जो है यहाँ पे 3 एक्सेप्शन मतलब प्रोविज़ो दी गई है। इफ़ दे आर ऑलरेडी रिसीविंग अ पेंशन, यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट डिजेबिलिटी वुन पेंशन, देयर सैलरी विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट, यहाँ पे उनको रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रोविज़न नंबर 2 जो है यहाँ पे, इफ़ रिसीविंग एनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको फ्रॉम दी गवर्नमेंट पीएसयू गवर्नमेंट कंपनीज एट दी अपॉइंटमेंट, सैलरी विल बी रिड्यूस द पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ दैट बेनिफिट, सैलरी कम हो जाएगी उनकी। थर्ड प्रोविजो क्या बात कर रहा है, देयर सैलरी अलाउंसेस सर्विसेज कंडीशंस कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर एडवांटेजेस आफ्टर द अपॉइंटमेंट, के बाद जो है यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। मतलब जो स्टार्टिंग पेमेंट है आपको 20,000 रुपीज़ है, तो आपका जो है 60,000 रुपीज़ नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो सकता है लेकिन 16 नहीं हो सकता है, 17 भी नहीं हो सकता है, 18 भी नहीं, लेकिन 21 हो सकता है। आपका जो है इंक्रीज हो सकता है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 15। तो सेक्शन नंबर 15 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ चीफ। अब हमने अपॉइंट किया, सैलरी देख ली, अब रिमूवल करेंगे उनको, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को रिमूव करेंगे। तो सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है, द गवर्नर में जैसे उन्होंने अपॉइंट किया है वैसे ही यहाँ पे रिमूव करेंगे कमिश्नर और एनी कमिश्नर फ्रॉम देयर ऑफिस। फर्स्ट जो है अगर उन्होंने वो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट है, अनेबल टू पे द डेब्ट्स। उसके बाद बी जो है यहाँ पे हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस के लिए, कोई सीरियस ऑफेंसेस के लिए और मोरल टर्पिटेड के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, कन्विक्ट हुआ है, मतलब कन्विक्टेड फॉर द फ्रॉड ब्राइबरी एंड जो वीमेन के केसेस है उसमें, और बैंकरप्ट हुआ है उसमें, तो यहाँ पे उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, रिमूव किया दिया जाएगा। ओके, उसके बाद है एंगेज इन दी पेड जॉब आउट एनी आउटसाइड, वो छोड़ के आउटसाइड में भी जॉब में इन्वॉल्व है, आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो टर्म्स है यहाँ पे वायलेट करके। डी में है अनफिट ड्यू टू मेंटल एंड फिजिकल से वो अनफिट है, तो यहाँ पे उनको रिमूव किया जाएगा। हाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट फाइनेंशियल अदर हार्म देयर इम्पार्शियल फंक्शन के लिए हार्म कर रहा है, तो यहाँ पे उनको निकाल दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पे, इवन इफ अबव ग्राउंड्स आर एग्जिस्ट है, रिमूवल कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, यहाँ पे रिमूवल नहीं हो सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट में फर्स्ट मेक अ रेफरेंस टू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट को क्या करेंगे, एक रेफरेंस करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे उनको निकाल नहीं सकते। एंड इंक्वायरी होगा, उसके बाद रिकमेंडेशन देखे जाएंगे, उसके बाद उनको निकाला जाएगा। ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट याद रखना है, बॉम्बे हाई कोर्ट को रेफरेंस देना है। ओके, चीफ
जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन नंबर 16। तो 16 क्या बात कर रहा है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन। ओके, तो सबसे पहले दो चार्ट देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले जो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद कमीशंस जुडिशियल पावर्स क्या है लाइक सिविल कोर्ट से, वो देखेंगे। तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन क्या है, फर्स्ट जो है सो मोटो नोटिस होगा यहाँ पे। सो मोटो नोटिस जो है उसमें क्या आएगा, द कमीशन कैन एक्ट ऑन इट्स ओन मोशन में वो एक्ट करेगा विदाउट अ कंप्लेंट इफ़ इट नोटिस फेल्योर इन द पब्लिक सर्विस जो है, मतलब कमीशन सीज द पब्लिक ऑटोक्रेसी यहाँ पे दिख रहा है अबाउट द डिले इन द इशूइंग द कास्ट सर्टिफिकेट, देन यहाँ पे जो कमीशन है ऑटोमेटिक जो है ऑन इट्स ओन मोशन में यहाँ पे एक्शन लेगा। ओके, उसके बाद सब यहाँ पे बी क्या बोल रहा है, इंस्पेक्शन ऑफ द पावर्स जो है क्लॉज बी में। तो इंस्पेक्शन पावर्स क्या है, कैन इंस्पेक्ट द ऑफिसर्स यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे डिजाइनेटेड ऑफिसर का ऑफिस, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का जो है एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटी का जो है यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे इंस्पेक्ट दी ऑफिसेस यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिकमेंड जो है इंक्वायरी कैन सजेस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है ये जो थ्री जो है यहाँ पे ये आरटीओ ऑफिसर को यहाँ पे क्या कर रही है, जो है यहाँ पे चेक कर रही है क्योंकि क्यों डिले हुआ है आपको इसके बेसिस पे। उसके बाद सजेस्ट दी चेंजेस एंड प्रोसीजर जो है यहाँ पे आपको सजेस्ट करना है एंड चेंज मेक दी पब्लिक सर्विस मोर ट्रांसपेरेंट एंड ईजी, मस्ट कंसल्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बिफोर रिकमेंडेशन। ओके, उसके बाद जो ई पॉइंट है वो क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ई पॉइंट क्या कर रहा है, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट दी इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ द सर्विस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड हियर द अपील अंडर दी सेक्शन 18 में हियर करना है, हियर एंड डिसाइड द अपील्स। उसके बाद जो है सब सेक्शन सेकेंड में है कमीशन जो जुडिशियल पावर्स जो है यहाँ पे लाइक द सिविल कोर्ट, जैसे कौन कौन से पावर है ये इसमें जो है, सबसे पहले समन्स टू पीपल एंड एनफोर्स दी अटेंडेंस यहाँ पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को कॉल करेंगे, अपेयर करेंगे एंड स्टेटमेंट लेंगे उनका। इंस्पेक्ट दी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे जो है। उसके बाद एक्सेप्ट दी एफिडेविट एक्सेप्ट करेंगे एविडेंसेस थ्रू दी रिटर्न स्वॉर्न में। उसके बाद जो है कॉल रिकॉर्ड फ्रॉम दी अदर ऑफिसेस से उन रिकॉर्ड मंगवाएंगे। उसके बाद इशू समन्स फॉर दी जो अपीयरेंस ऑफ विटनेसेस के लिए यहाँ पे समन्स इशू करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। अदर पावर्स प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे अदर पावर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वैसे उनके ऊपर जो है यहाँ पे पावर्स आएंगे। ओके, उसके बाद हम सेक्शन नंबर 17 देखेंगे। तो 17 क्या बात कर रहा है, एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो गवर्नमेंट अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्शन क्या होगा, रिकमेंडेशन बाय द कमीशन। तो मेन प्रोविजन क्या है यहाँ पे, जो मेन प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसिडर द कमीशंस रिकमेंडेशन अंडर सेक्शन 16 subsection 1 clause C, D, E and must inform the commission of the action taken within the 30 days or as they extended। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, when the commission makes suggestion यहाँ पे कर रहा है regarding initiating departmental inquiries, procedure changes and the step to improve the public services, the government must respond in the time में उनको and mannerly यहाँ पे क्या करना है, respond करना है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम। तो यहाँ पे अप्लाइज टू कमीशंस रिकमेंडेशन अंडर 1 clause सी 1 clause 16 clause 1 clause सी जो है यहाँ पे, उसमें क्या है, रिकमेंडिंग दी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट द डिजाइनेटेड ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी जो है। डी में बात कर रहा है सजेस्टिंग प्रोसीजरल चेंजेस के बारे में एंड ई में बात कर रहा है रिकमेंडिंग द स्टेप टू इम्प्रूव एंड इफिशिएंसी इन द पब्लिक डिलीवरी जो सर्विस है उनके बारे में है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 18। तो 18 है अपील टू कमीशन को अपील है। जो सबसेक्शन है यहाँ पे, अपील कैन बी फाइल्ड टू द कमीशन अगेंस्ट द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। अब सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी जो है यहाँ पे, उसने कोई डिसीजन दिया है, वो अग्रीड है जो पर्सन है, तो यहाँ पे वो अपील कर सकता है कमीशन को। ओके, एंड बाय द एलिजिबल पर्सन और डिजाइनेटेड ऑफिसर विद इन दी 60 डेज, जो टाइम पीरियड है आपको याद रखना है, विद इन दी 60 डेज तक आपको क्या करना है, यहाँ पे अपील करना है। उसके बाद चीफ कमिश्नर को आपको करना है यहाँ पे चीफ कमिश्नर जो है यहाँ पे टाइम लिमिट दी गई है 90 डेज। उसके बाद कमीशन कैन इम्पोज कैंसिल और रिफंड दी पेनल्टीज यहाँ पे इम्पोज कर सकती है, कैंसिल करेगी और रिफंड दी पेनल्टीज यहाँ पे रिफंड कर सकती है। ओके ओके, तो हम देखेंगे अब सेक्शन नंबर 19।
तो 19 क्या है, एनुअल रिपोर्ट जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है। द कमीशन मस्ट प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट एवरी ईयर अबाउट इट्स परफॉर्मेंस एंड दैट पब्लिक अथॉरिटीज़। तो कमीशन क्या करेगा, प्रिपेयर एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर करेगा, एवरी ईयर में वो प्रिपेयर करेगा हाउ वेल सर्विसेज वेर डिलीवर्ड, कैसे यहाँ पे सर्विसेज डिलीवर किया गया है, कैसे यहाँ पे डिलेज कितने हुए हैं, इश्यूज़ कितने आए हैं, रिफॉर्म कितने हुए हैं, उसके बारे में सब यहाँ पे डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, स्टेट। तो अब स्टेट को क्या करना है, यहाँ पे स्टेट को क्या करना है, स्टेट मस्ट प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है। इंश्योर्स द जो एनुअल रिपोर्ट का जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्रेजेंट बिफोर दी बोथ दी हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, उसके बाद है सेक्शन नंबर 20। तो सेक्शन नंबर 20 क्या बात कर रहा है, डेवलपिंग कल्चर टू डिलीवर पब्लिक सर्विस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। तो यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे डेवलपिंग कल्चर है टू डिलीवर द पब्लिक सर्विस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, तो क्या है यहाँ पे बेसिकली, तो सब सेक्शन 1 क्या बात कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ मस्ट रिड्यूस द डिमांड। यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटी है मस्ट रिड्यूस द डिमांड फॉर द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एफिडेविट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सिटीजन ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन लगना है यहाँ पे फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। द गोल इज़ टू मेक द सर्विसेज डिलीवरी पेपरलेस क्विक। यहाँ पे जो है यहाँ पे तो गोल क्या है, यहाँ पे क्विक सर्विसेज है डिलीवर दी ऑटोमेटिक बाय शेयरिंग द डाटा डिपार्टमेंट तो है यहाँ पे। उसके बाद जो है सेकेंड सबसेक्शन क्या बात कर रहा है, डिले इन सर्विसेज डिलीवरी बाय द डिजाइनेटेड ऑफिसर विल नॉट बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट टू फोकस मोर यहाँ पे सेंसिटाइजिंग एंड दी इम्प्रूविंग द सिस्टम वाया द IT एंड गवर्नेंस। तो इन एनकरेजमेंट पनिशमेंट होगा यहाँ पे, द एनकरेजमेंट ज़्यादा होगा मोर देन द पनिशमेंट एंड द फोकस ऑन टू क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्प्रूविंग दी जो यहाँ पे एक्सेस है इसको इम्प्रूव करने का। उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड सबसेक्शन क्या बात कर रहा है, तो थर्ड सबसेक्शन जो है, इन केस रिपीटेड डिफॉल्ट्स है द हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी कैन टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आफ्टर गिविंग द नोटिस एंड हियरिंग द ऑफिसर जो है उसके बाद। एंड एक्सप्लेनेशन में क्या बात हो रही है यहाँ पे, एन ऑफिसर इज द रिपीटेड डिफॉल्टर है if he defaults 10% or more of the total eligible or services cases year, and then they gives the clear benchmark to the मेजर पुअर परफॉर्मेंस का। तो एग्जाम्पल, इफ़ द ऑफिसर हैंडल्स दी 200 रिक्वेस्ट है यहाँ पे इन ईयर एंड द डिलेज 21 यहाँ पे उसने क्या किया है, डिले किया है, ही बिकम्स द रिपीटेड डिफॉल्टर होंगे यहाँ पे। ओके, फोर्थ सबसेक्शन क्या बात कर रहा है यहाँ पे, फोर्थ जो है मैंडेटरी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है। मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर दी डिजाइनेटेड ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे मैंडेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू दी रेगुलर जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको है अरेंज करना है यहाँ पे। एंड अपीलेट अथॉरिटी टू इंश्योर दी टाइमली सर्विसेज डिलीवरिंग एंड गवर्नमेंट विल जो है यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट एंड इंक्लूड इन फाउंडेशन कोर्सेज में इंक्लूड करना है। उसके बाद 5A क्या बात कर रहा है, 5A इंसेंटिव एंड कैश सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में बात कर रहा है। इंसेंटिव कैश प्लस सर्टिफिकेट ऑफ द अप्रिसिएशन, एंट्री सर्विस रिकॉर्ड फॉर द ऑफिसर्स विद जीरो डिफॉल्टर जो है उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। बी में क्या बात कर रहा है, अवार्ड टू पब्लिक अथॉरिटी जो है यहाँ पे ढंग से काम करे तो यहाँ पे जो है जीरो डिफॉल्टर होंगे तो इसको अवार्ड भी मिल सकता है फैसिलिटेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 21 टू सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन नंबर 21 टू 24 जो मिसलेनियस एंड सपोर्टिव प्रोविजन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो सेक्शन नंबर 21 जो है अलोकेशन ऑफ द फंड्स जो है यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है, अलोकेशन ऑफ द फंड्स एंड गवर्नमेंट मस्ट अलोकेट एडिक्वेट फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए अलोकेशन होगा यहाँ पे। 22 सप्लीमेंट्री डिसिप्लिनरी रूल्स जो है यहाँ पे प्रोविजन सेक्शन 9, 12 और 20(3) जो है यहाँ पे इन द एडिशन एग्जिस्टेंस डिसिप्लिनरी फाइनेंशियल सर्विस रूल्स जो है यहाँ पे मस्ट होने चाहिए। 23 बात कर रहा है एक्शन अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स, इफ़ द एप्लीकेंट इंटेंशनली गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर एप्लीकेंट दे रहा है इंटेंशनली दे रहा है तो डॉक्यूमेंट टू ऑब्टेन सर्विसेज एक्शन कैन बी टेकन अंडर द पीनल लॉज में उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पावर टू इशू द डायरेक्शन सेक्शन 24, द स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू द जनरल
special directions is to public authorities for the effective implementation of the act must be comply. तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, होल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पे कर सकता है टू गाइड एंड डायरेक्ट दी ऑल अथॉरिटीज इन द एग्जीक्यूशन. ओके, इसके बाद देखेंगे हम जो सेक्शन नंबर 25 टू सेक्शन नंबर 28. तो सेक्शन नंबर 25 जो है यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है. सेक्शन नंबर 25 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. ये सभी जो यहाँ पे लेबर लॉज में जो भी है और जो कंज्यूमर में है ये सेक्शन आएगा, ये कॉमन सेक्शन है. ओके, सब में आएगा ये. तो उसके बाद जो है नो लीगल एक्शन टेकन. जो ऑनेस्टली काम कर रहा है ऑफिसर जो है यहाँ पे ऑनेस्टली काम कर रहा है, अगर यहाँ पे मिस्टेकनली होगी विदाउट इंटेंशन हो गया तो भी यहाँ पे गुड फेथ में काम कर रहा है तो यहाँ पे उसको जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे दी जाएगी. ओके, उसके बाद है सेक्शन 26 बार ऑफ द जुरिस्डिक्शन. तो कोर्ट्स ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन नॉट इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल के लिए बार है. इन द मैटर्स कमीशन और अपीलेट अथॉरिटी आर एम्पावर्ड इन हैंडल्स. सेक्शन नंबर 27 एक्ट ओवरराइड अदर लॉज. This act prevails over the conflicting provision in other laws. Only notified services and the implementation होगा. Ensures that the supremacy in the domain होना चाहिए. उसके बाद 28 बात कर रहा है पावर टू मेक द रूल्स. यहाँ पे किसका है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का जो है यहाँ पे पावर टू मेक द रूल्स होगा. एंड गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेगा. रूल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर के सामने होंगे एंड अप्रूवल होना चाहिए. मॉडिफिकेशन अगर हो तो यहाँ पे स्क्रूटिनाइज होगा. उसके बाद सेक्शन नंबर 29 एंड लास्ट सेक्शन जो है हमारा 30 देखेंगे. फाइनल प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, उसके बारे में देखेंगे. सेक्शन 29 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस वाइल अप्लाइंग दिस एक्ट. द स्टेट गवर्नमेंट में इशू द क्लैरिफिकेशन ऑर्डर. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इशू करेंगे. द गवर्नमेंट में इशू द क्लैरिफिकेशन ऑर्डर्स एंड रिमूव द डिफिकल्टी. सच ऑर्डर्स मस्ट नॉट वायलेट द एक्ट को वायलेट नहीं करना चाहिए एंड कैन ओनली इशूड विद इन दी 2 ईयर्स से वो इशू करेंगे विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. एवरी सच ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर दी बोथ दी हाउसेस के सामने यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए द स्टेट लेजिस्लेचर. उसके बाद लास्ट सेक्शन है हमारा इस जो महाराष्ट्र का जो यहाँ पे पब्लिक सर्विस जो है यहाँ पे एक्ट जो है उसके बारे में. तो इसमें जो है रिपील एंड सेविंग्स की है यहाँ पे महाराष्ट्र राइट टू सर्विस पब्लिक सर्विस ऑर्डिनेंस जो है 2015 इस रिपील हुआ है, उसके ये रिप्लेसमेंट में आया है. एंड एक्शन ऑर्डर नोटिफिकेशन अंडर दी ऑर्डिनेंस इज डीम्ड वैलिड अंडर दिस एक्ट. जो है एक्शन लिया है इस एक्ट में वैलिड है ऐसे हम कंसिडर करेंगे. थैंक यू.